नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बीजेपी 2024 के लिए चिंतन से ज्यादा मंथन कर रही है। मोदी की पार्टी सरप्राइज देने के साथ ही जबरदस्त एक्सरसाइज भी कर रही है। मध्य प्रदेश का सरप्राइज सामने आ गया है। राजस्थान के लिए कल बड़ा सरप्राइज आने वाला है। बीजेपी सीईसी की बैठक में नरेंद्र मोदी जब टीम फाइनल करने के लिए बैठेंगे तो प्लेइंग लिस्ट में बड़े बड़े नेताओं के नाम आने वाले हैं। बीजेपी की प्लेइंग लिस्ट कैसी बन रही है, 24 से पहले सिलेक्शन कैसे हो रहा है, नेता सेलेक्ट कैसे हो रहे हैं, रिजेक्ट कैसे हो रहे हैं, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक्सरसाइज की शुरुआती रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री पॉपुलैरिटी टेस्ट ले रहे हैं, अपना नहीं, मोदी अपनी पार्टी के नेताओं की लोकप्रियता नाप रहे हैं। मोदी के नाम और मोदी के काम पर तो ये जीत ही जाएंगे। क्या ये नेता अपने नाम और अपने काम पर जीत पाएंगे? मोदी अपनी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने वाले हैं। कुछ नाम घोषित हो चुके हैं, कुछ नाम घोषित होने वाले हैं। जैसे वर्ल्ड कप के लिए टीम का सिलेक्शन होता है, वैसे ही मोदी 24 के लिए टीम बना रहे हैं। जो मोदी के टेस्ट में पास होंगे वो 24 की टीम में शामिल किए जाएंगे। जो फेल हो जाएंगे वो टीम से बाहर जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने यह कैलकुलेटेड रिस्क लिया है। प्रधानमंत्री ने कौन सा फॉर्मूला फिक्स किया है? तो मैं भी अपना रिपोर्ट कार्ड आपको दे रहा हूं। मोदी अचानक कुछ नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर की प्लानिंग कई महीने पहले से होती है। सारा कैलकुलेशन जोड़कर ही कोई फैसला होता है। मैं आपसे वादा करता हूं, 1 नंबर विधानसभा, विकास में भी 1 नंबर रहेगी। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। नरेंद्र मोदी 24 का फॉर्मूला कैसे बना रहे हैं? कांग्रेस माहौल बना रही है कि नरेंद्र मोदी को हार का डर सता रहा है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता भाग रहे हैं। ये घबराहट का प्रमाण है, एक सूचक है कि मोदी जी घबराए हुए हैं, अमित शाह जी घबराए हुए हैं कि मुख्यमंत्री से लेकर जितने मंत्री हैं सबके टिकट भी कर सकते हैं भाजपा के। बीजेपी में अब तक एक पॉलिसी चली आई है, एक अलिखित नियम है। जो लोकसभा चुनाव लड़ गया उसे विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया जाता। जो एमपी बन गया उसे एमएलए नहीं बनाया जाता। जो एमएलए है उसे एमपी का टिकट आसानी से नहीं मिलता। अगर कोई एक्सेप्शनल केस ना हो तो अलग अलग चुनाव में अलग अलग लोगों को मौका दिया जाता है। नरेंद्र मोदी ने वो नियम बदल दिया है। एमपी में केंद्रीय मंत्री भी विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। यही फॉर्मूला राजस्थान में भी चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में रात के 3 बजे तक मीटिंग ली तो वहां सबसे बड़ा डिसीजन यही हुआ कि पार्टी का फैसला सबको मानना होगा। जहां से कहा जाए वहीं से चुनाव लड़ना होगा। क्या रहा मीटिंग बहुत अच्छी रही। क्या सच में नरेंद्र मोदी किसी डेस्परेशन में है या मोदी के फॉर्मूले से अगले 10 साल में बीजेपी को जबरदस्त फायदा होने वाला है? चलिए सीट बाय सीट का पूरा बही खाता खोलते हैं। मोदी के फैसले का संपूर्ण पोस्टमार्टम करते हैं। शुरुआत मध्य प्रदेश से, जहां खबर है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी विधानसभा चुनाव में उतारे जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के फिटनेस टेस्ट के लिए शिवपुरी का इलेक्शन ग्राउंड चूज किया है। शिवपुरी विधानसभा सीट गुना संसदीय क्षेत्र में पड़ती है। शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे विधायक है और उसी हैसियत से वो शिवराज सिंह चौहान सरकार में खेल मंत्री हैं। तो क्या भतीजा अपनी बुआ की सीट से लड़ेगा? भतीजे के लिए क्या बुआ का टिकट कटेगा? ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी राज्यसभा में है। 24 में उनको लोकसभा में जाना है, लेकिन रूट वाया विधानसभा का बना है। ज्योतिरादित्य के लिए यशोधरा राजे की सीट छीनी नहीं जा रही है।
राजमाता विजया राजे सिंधिया की बेटी का टिकट बीजेपी नहीं काटेगी। स्वास्थ्य कारणों से यशोधरा राजे ने खुद ही अगला चुनाव लड़ने से इनकार किया। इस तरह शिवपुरी से ज्योतिरादित्य का रास्ता साफ हुआ। यह तो एक थ्योरी हुई। शिवपुरी की दूसरी थ्योरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए चैलेंज है। 2018 के विधानसभा चुनाव में यशोधरा राजे को 84,000 वोट मिले थे। कांग्रेस कैंडिडेट को 55,000 वोट मिले थे। शिवपुरी में बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा था, उसे 13,000 वोट मिले थे। यशोधरा राजे 29,000 वोट से जीती थी, लेकिन इस बार शिवपुरी में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। बीजेपी यशोधरा राजे को किसी दूसरे तरीके से कॉम्पनसेट करेगी। उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है, लेकिन 24 से पहले ज्योतिरादित्य को खुद को साबित करना ही होगा। 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना लोकसभा सीट से हार गए थे। अब सिंधिया को विधानसभा के चुनावी रण में उतरना होगा। नरेंद्र सिंह तोमर चंबल की दिमनी विधानसभा सीट से और ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर संभाग की शिवपुरी सीट से। इसके पीछे मोदी की एक और स्ट्रेटेजी है। ग्वालियर चंबल संभाग में विधानसभा की 34 सीटें हैं। 2013 में बीजेपी ने यहां से 27 सीटें जीती थी, कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी। 2018 में स्थिति उल्टी हो गई। कांग्रेस ने 26 सीटें जीती, बीजेपी को सिर्फ 6 सीटें मिली और 1 सीट बीएसपी ने जीत ली। नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया ये दोनों मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन इनका दावा तभी पुख्ता माना जाएगा जब ये खुद भी जीते और आसपास की सारी सीटें भी जितवाएं। देखिए, इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, ये उनके आपस की बात है। लेकिन एक बात जरूर हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के जो 20 साल में से 15 महीना घटा के जो समय बचता है, उसके मंत्री और मुख्यमंत्री के काम की स्वयं भारतीय जनता पार्टी के ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से आज सारा जो प्रचार है वो मोदी जी के नाम से हो रहा है, स्टेट लीडरशिप के नाम से कहीं नहीं हो रहा है। मोदी जी को गलतफहमी हो गई है कि पूरे देश में उनकी वजह से ही वोट मिलता है। ये गलतफहमी भी अब दूर हो जाएगी। मोदी के एक और मंत्री प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर के चुनावी अखाड़े में भेजे गए हैं। प्रहलाद पटेल दमोह से सांसद हैं, जबकि नरसिंहपुर विधानसभा सीट होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में पड़ती है। होशंगाबाद के सांसद उदय प्रताप सिंह गाडरवारा विधानसभा सीट पर उतारे गए हैं। नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल के भाई जालम सिंह पटेल 2 बार के विधायक हैं। महाकौशल रीजन में 38 सीटें हैं। 2018 में यहां कांग्रेस ने 24 और बीजेपी ने 13 सीटें जीती थी। मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारकर मोदी ने दांव बड़ा कर दिया है। महाकौशल रीजन पर कांग्रेस की भी नजर है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एमपी में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत ही महाकौशल से की थी। देखिए, बात ये सब अपनी नारेबाजी करेंगे, दावेदारी की नारेबाजी है। कौन सी गलत बात हो गई? अगर कोई अपने दावेदारी के लिए नारेबाजी करता है तो करे। क्या आपने कभी सोचा है कि कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 विधानसभा सीट से ही क्यों उतारे गए? उनको इंदौर 2 या इंदौर 3 का टिकट क्यों नहीं दिया गया? 2013 में बीजेपी ने इंदौर की 9 में से 8 सीटें जीती थी। 2018 में बीजेपी ने 5 और कांग्रेस ने इंदौर की 4 सीटें जीती। इंदौर 1 सीट कांग्रेस के संजय शुक्ला के पास है। इंदौर 3 से कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय विधायक हैं। 2018 में कैलाश विजयवर्गीय केवल इंदौर 1 सीट पर प्रचार कर रहे थे। 2023 में उन पर इंदौर की सभी 9 सीटें जिताने का प्रेशर होगा। मैं आपसे वादा करता हूं, 1 नंबर विधानसभा, विकास में भी 1 नंबर रहेगी। उम्मीदवार कभी चुनाव नहीं लड़ता। चुनाव कौन लड़ते हैं? कार्यकर्ता लड़ते हैं। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, कार्यकर्ता के मान, सम्मान और शान का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नेता अगर बनता है तो कार्यकर्ताओं के कारण बनता है। नेता कहलाना ही बेकार है। यदि आपके होते हुए कार्यकर्ताओं का असम्मान हो जाए तो आपको नेता कहलाने का हक नहीं। मध्य प्रदेश से आपको राजस्थान लेकर चलते हैं, जहां बीजेपी की लिस्ट आने वाली है। मोदी सरकार के एक सीनियर मिनिस्टर हैं केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। राजस्थान से जो सियासी संकेत आ रहे हैं
उससे लगता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर की सरदारपुरा सीट से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री की सीट पर मुख्यमंत्री को चैलेंज करना किसी भी राज्य में आसान नहीं होता। फिर सरदारपुरा सीट पर तो जादूगर गहलोत है, तो मोदी ने अपने मंत्री को इतनी टफ सीट पर क्यों भेजा? 2018 के विधानसभा चुनाव में जोधपुर की सरदारपुरा सीट पर कांग्रेस के अशोक गहलोत ने 97,081 वोट हासिल किए थे। उनको 63% वोट हासिल हुए थे। बीजेपी के शंभू सिंह को 51,484 वोट मिले और गहलोत 45,597 वोट से जीते थे। 2019 में इस सीट पर मामला 180 डिग्री घूम गया। 2019 में जोधपुर संसदीय सीट पर गजेंद्र सिंह शेखावत का मुकाबला अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से था। गजेंद्र सिंह शेखावत ने हर विधानसभा क्षेत्र में लीड ली और 2.5 लाख वोटों से जीते। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में गजेंद्र सिंह शेखावत को 89,505 वोट मिले। कांग्रेस के वैभव गहलोत को सिर्फ 70,678 वोट हासिल हुए। सरदारपुरा में शेखावत को 18,827 वोट की लीड मिली। 2019 और 2023 में सबसे बड़ा अंतर क्या है? 2019 में प्रधानमंत्री का चुनाव था। वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर, नरेंद्र मोदी के काम पर पड़ रहे थे। 2023 में मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत को अपनी पॉपुलैरिटी साबित करनी होगी। चुनाव किस दिशा में जा रहा है उसके ऊपर चर्चा हुई है। सरकार की सारी विफलताओं पर चर्चा हुई है। जो इश्यूज राजस्थान में हैं, राजस्थान की जनता के सामने हैं, उनके बारे में चर्चा हुई है और उन सबको फॉर्मुलेट करके हम किस तरह से चुनाव को संचालित कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल में माननीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी के बीच में बातचीत हुई है। अगर गजेंद्र सिंह शेखावत सरदारपुरा सीट में जीत गए और जोधपुर की सभी सीटें भी जिता दी, तो वो बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हो सकते हैं। अगर हार गए तो उनको अपना दावा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ सकता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी राज्यों के प्रभारियों के साथ मीटिंग की और ग्राउंड रियलिटी का इनपुट लिया। 1 अक्टूबर को तेलंगाना से लौटने के बाद नरेंद्र मोदी बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग लेंगे और जीत की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। मध्य प्रदेश के लिए मोदी की स्ट्रेटेजी सामने आ चुकी है। राजस्थान में वही रिपीट होने की पूरी संभावना है। अगर मोदी ने मुहर लगा दिया तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर ग्रामीण से, दिया कुमारी राजसमंद सीट से, ज्योति मिर्धा नागौर सीट से, वसुंधरा राजे धौलपुर सीट से, सतीश पुनिया आमेर सीट से, राजेंद्र राठौड़ चूरू सीट से, वासुदेव देवनानी अजमेर सीट से और सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से कैंडिडेट बनाए जा सकते हैं। आम जनमानस में यह धारणा है कि संसद का चुनाव लड़ने वाले नेता बड़े नेता होते हैं और विधायक का चुनाव लड़ने वाले नेता छोटे नेता होते हैं। मोदी ने एक झटका दिया और यह धारणा बदल ली। प्रधानमंत्री बड़े बड़े नेताओं को विधायकी का टिकट दे रहे हैं। यह तो हुई सीटों वाली स्ट्रेटेजी। जीत का ग्राउंड तैयार करने के लिए मोदी ने कुछ अलग सोचा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पिछले 1.5 महीने से ओबीसी कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल पास कराकर नरेंद्र मोदी ने अपना फोकस महिला वोट पर रखा है। देश में ओबीसी वोट करीब 50% है, उस पर राहुल की नजर है। देश में महिला वोटर भी 50% है, उस पर मोदी का दावा पुख्ता है। मोदी ओबीसी समाज से आने वाले पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो दूसरा टर्म पूरा करने वाले हैं और तीसरे टर्म के लिए चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। पिछड़ा वोटर मोदी को अपना मानता है। ओबीसी के फ्रंट पर मोदी ने राहुल को बहुत फ्री रन दे दिया। अब प्रधानमंत्री का जवाब आने वाला है। 30 सितंबर को मोदी छत्तीसगढ़ में होंगे तो वहां से इसका जवाब आएगा। देश में जाति जनगणना के पुख्ता आंकड़े कभी सामने नहीं आए, फिर भी यह अनुमान लगाया जाता है कि देश में करीब 50% पिछड़ा आबादी है। उत्तर प्रदेश 54%, बिहार 61%, राजस्थान 48%, गुजरात 47%, छत्तीसगढ़ 45%, मध्य प्रदेश 43%, महाराष्ट्र 32% और तमिलनाडु 71% आबादी ओबीसी है। ओबीसी 7 हो तो कुर्सी पर बिठा देता है, ओबीसी चाहे तो कुर्सी पलट देता है। 2009 के चुनाव में बीजेपी को 19% वोट मिले थे, तब उसे पिछड़ा समाज के 22% वोट हासिल हुए थे। 2019 के चुनाव में
बीजेपी को 38% वोट मिले, तब उसे ओबीसी के 44% वोट मिले थे। 2009 में 22%, 2019 में 44%, यानी 10 साल में दोगुना समर्थन। मोदी ओबीसी वोट को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन 24 के लिए पिछड़ा वोटर को वो किस तरह खींचते हैं, ये छत्तीसगढ़ में पता चलेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।